नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे मास्टरपीस को जिसने अपने टाइम की पूरी रियलिटी को एक छोटे से टेक्स्ट में अच्छे से कैप्चर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डोवर बीच, जिसे लिखा है एक बहुत ही ब्रिलियंट और कॉम्प्लेक्स पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड ने। अगर आपको इस पोएम के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं इस टेक्स्ट के कंटेक्स्ट और उस दौर के माहौल को जिसमें कि इसे लिखा गया था। तो कौन थे मैथ्यू आर्नोल्ड? उनका जन्म 1822 में हुआ था और उनकी डेथ 1888 में हुई थी। उन्हें शुरू से ही एक एक्सीलेंट एजुकेशन मिली थी एट वन ऑफ द फाइनेस्ट पब्लिक स्कूल्स इन इंग्लैंड, जिसका नाम था रग्बी। यहाँ पर उनके अपने फादर डॉक्टर आर्नोल्ड हेडमास्टर थे। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ऑक्सफोर्ड गए, जो इंग्लैंड की सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है, जहां उन्होंने 2 साल तक क्लासिक्स भी पढ़ाया। अपनी लाइफ में मैथ्यू आर्नोल्ड ने 35 साल तक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की पोजीशन होल्ड की और 1857 में उन्हें ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री बनाया गया, जहां वो 10 साल तक रहे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैथ्यू आर्नोल्ड ने करीब 45 साल की एज तक पोएट्री लिखी थी और उसके बाद उन्होंने ज्यादातर अपना वक्त प्रोज और सोशल क्रिटिसिज्म को डेडिकेट किया। अपने प्रोज में वो एक बहुत बड़े सोशल क्रिटिक बन गए थे, जिन्होंने इंग्लैंड के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फ्लॉज को हाईलाइट किया। उन्होंने उस वक्त की सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। चलिए फटाफट से इनको देखते हैं। सबसे ऊपर थे बारबेरियंस, जो एरिस्टोक्रेसी थी और नए आइडियाज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थी। सेकंड स्टेज पे थे द फिलिस्तीनीज, जो मिडिल क्लास थी और वल्गैरिटी और डलनेस से भरी हुई थी। और तीसरे और सबसे नीचे थे द पॉपुलिस, जो लोअर क्लास थी, जिसे सिर्फ खाने और अपने शराब पीने की फिक्र थी। एज अ पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड लॉस और सेपरेशन के पोएट माने जाते हैं। वो उन पोएट्स में से एक है जो ह्यूमन काइंड के अर्लियर डेज की इनोसेंस के गुजरे जाने पर लेमेंट करते हैं, यानी दुख जताते हैं। अब आते हैं हमारी आज की पोयम पर। डोवर बीच एक बहुत ही फेमस पोयम है जिसे ऑफिशियली कुछ सालों बाद पब्लिश किया गया था, लेकिन इस पोयम का एक मैन्युस्क्रिप्ट जून 1851 तक डेट बैक करता है। ये वो एग्जैक्ट वक्त था जब मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी वाइफ ल्यूसी के साथ हनीमून पर गए थे। इमेजिन कीजिए सीन को। नेचर अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पर है। मैथ्यू आर्नोल्ड और लूसी एक एक्सेप्शनली क्लियर नाइट में विंडो के पास खड़े हुए हैं। मून शाइन कर रहा है, समुंदर शांत है और उन्हें दूर फ्रेंच कोस्ट की लाइट भी झिलमिलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुनने में ये जितना रोमांटिक लग रहा है, पोएट के अंदर इस परफेक्ट सेटिंग ने कोई रोमांटिक फीलिंग्स इवोक नहीं की। इसके बजाय पोयम का मूड डीपली मेलंकोलिक है और ये एक नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पोयम एक ऐसी ह्यूमैनिटी के बारे में है जो अपना रिलीजियस फेथ खो चुकी है। इस पोयम का सबसे बड़ा थीम है लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ और इसके बाद ह्यूमन बीइंग्स का दुख और सफरिंग के आगे वल्नरेबल हो जाना। मैथ्यू आर्नोल्ड यहाँ पर डीप फिलोसफिकल मेडिटेशन कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं कि पहले के वक्त में रिलीजन लोगों को सपोर्ट करता था, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल डिक्लाइन देख रहे हैं। ऐसे हॉस्टाइल और डार्क यूनिवर्स में जहाँ फेथ खत्म हो रहा है, इंसान क्या करे? मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा प्यार, एक सेटिस्फाइंग लव रिलेशनशिप इस आइसोलेशन और सफरिंग के पेन को थोड़ा सा कम कर सकता है। इसलिए डोवर बीच एक स्टेटमेंट ऑफ पोएटिक फेथ है, जो हमारे इंटेलेक्ट के साथ साथ हमारे सेंसेस को भी डीपली अपील करती है। तो ये था हमारा इस टेक्स्ट का और ऑथर का कंटेक्स्ट। तो चलिए अब हम डायरेक्टली इस पोएम के टेक्स्ट में डाइव करते हैं। मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर सुनाऊंगा और उसका डीप मीनिंग समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स। यहाँ पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि समुंदर बिल्कुल शांत है, टाइड हाई है और मून इंग्लिश चैनल पर खूबसूरती से शाइन कर रहा है। स्ट्रेट्स का मतलब वही चैनल है जो फ्रांस और इंग्लैंड को सेपरेट करता है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। दूर फ्रेंच कोस्ट पर उन्हें एक लाइट फ्लिकर होती हुई दिखाई देती है, जो थोड़ी देर चमकती है और फिर गायब हो जाती है। ये चमक और उसका गायब होना आने वाले लॉस ऑफ फेथ का एक छोटा सा इशारा है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। इधर इंग्लैंड की तरफ डोवर की व्हाइट क्लिफ्स बड़ी चट्टानें और शांत समुद्र के कर्व में बहुत विशाल और चमकती हुई नजर आ रही हैं। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। इस पॉइंट पर पोएट बड़े ही प्यार से अपनी वाइफ लूसी को विंडो के पास बुलाते हैं, ताकि वो भी इस प्लीजेंट ब्रीज और खूबसूरत रात को एंजॉय कर सके।
यहाँ तक अगर आप नोटिस करें तो नेचर बिल्कुल काम, ब्यूटीफुल और सूदिंग लगती है। पर अब शिफ्ट आने वाला है, ध्यान दीजिए। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे where the sea meets the moon blenched land. Listen, you hear the grating roar. अचानक पोएट का ध्यान उस मूनलिट बीच यानी मून ब्लेंच्ड लैंड की तरफ जाता है, जहां समुंदर की लहरें जमीन से टकरा रही हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं, लिसन, सुनो। उन्हें एक ग्रेटिंग रोर यानी कि एक हार्श और चुभने वाली आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किस चीज की है? ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग एंड देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रेंड। ये आवाज उन पेबल्स, छोटे पत्थरों की है जो लहरों के पीछे जाने पर बीच के साथ घिसते हुए जाते हैं, और जब लहरें वापस आती है तो वो उन पत्थरों को वापस स्लोपिंग बीच यानी हाई स्टैंड पर ऊपर की तरफ फेंक देती हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in। ये आवाज बार बार शुरू होती है, रुकती है और फिर से शुरू होती है। एक कांस्टेंट मोशन है ये जो कांपती हुई ट्रेमुलस रिदम है, ये पोएट के मन में एक अनएंडिंग सॉरो या फिर एक अटर्नल सैडनेस यानी हमेशा रहने वाले दुख का सिंबल बन जाती है। अब सेकंड स्टैंजा में मैथ्यू आर्नोल्ड इस दुख भरी आवाज को हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं, सोफोक्लिस लॉन्ग अगो heard it on its Aegean and it brought। सोफोक्लिस जो कि एक बहुत ही फेमस ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने भी सदियों पहले ऐसी ही आवाज एजियन सी के किनारे सुनी। इनटू हिज माइंड द टर्बुलेंट ebb एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। और उस लहरों की आवाज ने सोफोक्लिस के माइंड में भी ह्यूमन मिजरी, इंसानी दुख दर्द के टर्बुलेंट यानी अनक्लियर और मडी एब और फ्लो को इवोक किया था, जिसे उन्होंने अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज में रिफ्लेक्ट किया। वी find also in the sound a thought, hearing it by the distant northern sea। Just like him, पोएट और उनकी वाइफ आज इस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी यानी इंग्लिश चैनल के पास खड़े हैं। वही सेम मेलंकोलिक थॉट उन्हें भी इस आवाज में सुनाई दे रहा है, भले ही वो टाइम और स्पेस में सोफोक्लिस से बहुत ज्यादा दूर है। अगले स्टैंजा में पोयम अपने कोर फिलोसफिकल पॉइंट पर आती है। स्टैंजा 3 एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। सुने पोएट क्या कहते हैं। द सी ऑफ फेथ was once too at the full and round earth's shore lay like the folds of a bright griddle furled। पोएट रिलीजियस फेथ को एक समुंदर, सी ऑफ फेथ की तरह देखते हैं। एक वक्त था जब ये ह्यूमन फेथ अपने फुल टाइड पर था और उसने पूरी दुनिया को एक ब्यूटीफुल ब्राइट गारमेंट या फिर बेल्ट की तरह लपेटा हुआ था। इन शॉर्ट, रिलीजियस फेथ एक टाइम पर यूनिवर्सल था और ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकोली लॉन्ग विथड्रॉइंग रोर। लेकिन अब 19th सेंचुरी के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल दौर में लोग अपना फेथ खो चुके हैं। अब पोएट को उस फेथ की सिर्फ एक दुख भरी लंबी और वापस लौटती हुई विथड्रॉइंग आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल इस रिसीडिंग टाइड की तरह, रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ of the night wind down the vast edges dearer and naked shingles of the world। ये फेथ नाइट विंड के म्यूजिक के साथ धीरे धीरे दूर जा रही है और अपने पीछे दुनिया को एक नेकेड शिंगल यानी बिना कवर वाले ग्रेवल बीच की तरह नेकेड और अकेला छोड़कर जा रही है। स्पिरिचुअल डिक्लाइन ने ह्यूमन बींग्स को जिंदगी के दुख और दर्द के आगे बिल्कुल वल्नरेबल और एक्सपोज छोड़ दिया है। जब दुनिया से फेथ चला गया तो इंसान आखिर क्या करे। इस आखिरी स्टैंजा में पोएट अपनी वाइफ लूसी को एक हार्ट ब्रेकिंग अपील करते हैं, उससे एक हार्ट ब्रेकिंग अपील करते हैं। आह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। वो लूसी से कहते हैं, आओ हम एक दूसरे से सच्चे रहते हैं। हमारा आपस में ट्रू लव इस लाइफ में एक वैल्यू डिस्कवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। ये जो दुनिया हमारे सामने एक खूबसूरत सपनों की जमीन, लैंड ऑफ ड्रीम्स की तरह लग रही है, जो इतनी डाइवर्स और नई दिखती है। हाथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, नॉट सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। उस दुनिया के पास हकीकत में किसी के लिए ना कोई सच्ची खुशी, जॉय है, ना प्यार है, ना रोशनी है, ना उम्मीद यानी सर्टिट्यूड और सर्टेनिटी है, ना ही शांति और ना ही दर्द में कोई मदद है। बिना रिलीजियस फेथ के यूनिवर्स बिल्कुल हॉस्टाइल और मीनिंगलेस लगता है। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night। और आखिर में मैथ्यू आर्नोल्ड एक बहुत ही स्टार्टलिंग नया इमेज यूज करते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ एक डार्कलिंग प्लेन, एक अंधेरे मैदान में खड़े हैं, जहां चारों तरफ एक एनार्किक बैटलफील्ड का कंफ्यूजन और भगदड़ यानी स्ट्रगल और फ्लाइट है। ये दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है
जहाँ इग्नोरेंट आर्मीज रात के अंधेरे में आपस में लड़ रही हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, या वो किसके लिए लड़ रहे हैं, किस पर्पस के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम खत्म हो जाती है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ इस पोयम के पीसेस एक साथ जुड़ते हैं। आइए एक डीप डाइव लेते हैं डोवर बीच के सेंट्रल थीम्स और मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएटिक टेक्निक यानी उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग पर। तो इस पोयम को पढ़ते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि इसमें एक डीप फिलोसफिकल मेडिटेशन छुपा है। आइए इसके मेन थीम्स को ब्रेक डाउन करते हैं फटाफट से। लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, ये इस पोयम का सबसे बड़ा और डोमिनेंट थीम है। मैथ्यू आर्नोल्ड अपने वक्त की सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे थे, जहां साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग रिलीजन से दूर हो रहे थे। उन्होंने इस लॉस ऑफ फेथ को एक समुंदर, सी ऑफ फेथ के रिसीडिंग टाइड यानी वापस लौटती हुई लहरों के रूप में डिपिक्ट किया है। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, जब फेथ का वो प्रोटेक्टिव कवर, जिसे उन्होंने एक ब्राइट ग्रिडल कहा था, हट जाता है, तो इंसान लाइफ के दुख और दर्द के आगे बिल्कुल एक्सपोज्ड और वल्नरेबल हो जाता है। दुनिया बिना किसी स्पिरिचुअल सपोर्ट के एक नेकेड शिंगल यानी कि एक बंजर जमीन की तरह लगती है। लव इज द ओनली solace। ऐसे मीनिंगलेस एनार्किक और हॉस्टाइल यूनिवर्स में पोएट का मानना है कि सिर्फ ट्रू लव ही एक ऐसी अकेली चीज है जो इंसान की लाइफ को कोई मीनिंग या फिर वैल्यू दे सकती है। उनकी वाइफ ल्यूसी के लिए उनकी अपील इस डार्क रियलिटी में एक उम्मीद की किरण की तरह दिखाई देती है पोयम के अंदर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, इस पोयम की टेक्निकल ब्रिलियंस पर। आखिर मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस पोयम को इतना मास्टरफुली क्राफ्ट किया कैसे? सबसे पहली बात, पोयम का टोन बहुत ही मेलनकोलिक यानी कि उदास है, जो एक डीप डिस्पेयर यानी निराशा से निकलता है, जैसे पोएट डायरेक्टली आपसे या अपनी वाइफ से बातें कर रहे हो। आपने नोटिस किया होगा कि स्टैंजास की लेंथ अलग-अलग है, लेकिन उनकी लाइंस एक स्टेडी और पॉइज्ड रिदम के साथ मूव करती है। जैसे स्टार्टिंग में द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल। लेकिन इस पोयम की सबसे बड़ी खासियत छुपी है इसके साउंड और सेंस के कॉम्बिनेशन के अंदर। एक फेमस क्रिटिक थे, जेडी जंप, वो कहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने मेटेरिकल और सिंटेक्टिकल मीन्स को कंबाइन करके समुंदर की लहरों का एक वंडरफुली रिच इमेज प्रेजेंट किया है। जब आप लाइंस पढ़ते हैं, ड्रॉबैक एंड फ्लिंग, या फिर बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, तो आपको लिटररी लहरों के आने और जाने की ग्रेटिंग आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। बेसिकली जब आप इस पोयम को तेजी से रिसाइट करेंगे और आपके दिमाग में एक नॉस्टैल्जिया होगा, आपने कभी लहरें सुनी होंगी, तो आपको बिल्कुल वैसे ही ऑडिटरी फीलिंग आएगी। और फिर आती है पोयम की सबसे म्यूजिकल लाइंस। क्रिटिक मिरियम अलॉट के अकॉर्डिंग जब पोएट कहते हैं, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली, लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। ये लाइंस मैथ्यू आर्नोल्ड की पूरी पोएट्री के सबसे म्यूजिकली एक्सप्रेसिव लाइंस है। ये उनके लॉस, एक्सपोजर और डिस्मे के फीलिंग्स का एक वैलिड पोएटिक इक्विवेलेंट है। थ्रू आउट द पोएम समुंदर का इमेज प्रेजेंट रहता है, लेकिन आखिरी तीन लाइंस में एक बहुत ही स्टार्टलिंग और एब्रप्ट शिफ्ट आता है, जहां हम समुंदर से सीधा एक डार्कलिंग प्लेन यानी अंधेरे मैदान और एनार्किक बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। अक्सर फिलोसफिकल पोएम्स काफी ड्राई होती हैं, लेकिन डोवर बीच इतने लिरिकल और अपीलिंग इसलिए है क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने थॉट्स को कंक्रीट इमेजेस जैसे लहरें, मूनलिट बीच और आर्मीज के थ्रू एक्सप्रेस किया है। ये पोयम सिर्फ हमारे इंटेलेक्ट को नहीं, बल्कि उन पावरफुल विजुअल मेटाफर्स के थ्रू हमारे सेंसेस को भी अपील करती है। तो समराइज, डोवर बीच एक ऐसी जर्नी है जो एक शांत खूबसूरत मूनलिट नाइट से शुरू होती है, हिस्ट्री की डीप आवाजों से होते हुए 19th सेंचुरी के स्पिरिचुअल क्राइसिस को एक्सपोज करती है, और फाइनली आखिर में टिकती है इंसान के ट्रू लव के ऊपर। मैथ्यू आर्नोल्ड हमें सिखाते हैं कि जब बाहर की दुनिया में अंधेरा और कंफ्यूजन हो, तो हमारा एक दूसरे पर भरोसा और सच्चा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। उम्मीद है इस डीपली मूविंग पोएम की एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस ने आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के माइंड और विक्टोरियन एरा की रियलिटी को समझने में पूरी मदद की होगी। अगर आपको ये टेक्स्ट डिटेल में समझ आ गया है और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।